नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी में मैं चौगाराम देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी में कुल 4 जो कलांश है वो हो चुकी हैं। आज 5वीं कलांश है, 5वीं कक्षा में। आज हम छतरियां, रेलियां और बावड़ियां, इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो बने हुए हैं या जो जो बन सकते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे उनको, उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन, कुंडो व बावड़ियों का शहर, कुंडो व बावड़ियों का शहर, कुंडो व बावड़ियों का शहर कहलाता है। कुंडो व बावड़ियों का शहर कहलाता है। कुंडो व बावड़ियों का शहर कहलाता है, यानी स्टेप ऑफ वेल्स, स्टेप ऑफ वेल्स। कुंडो व बावड़ियों का शहर कहलाता है। कुंडो और बावड़ियों का शहर कहलाता है। यहां खूब सारी सैकड़ों बावड़ियां हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध जो बावड़ियां हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे गए या पूछा जा सकता है आगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी सबसे इंपॉर्टेंट, यहां सबसे प्रसिद्ध जो है वो रानी जी की बावड़ी। ये बावड़ी किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? इस बावड़ी का, इसका जो निर्माण है जो शासक था अनिरुद्ध सिंह, उनकी जो पत्नी थी नाथावती, उनके द्वारा इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। रानी जी की बावड़ी निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अनिरुद्ध सिंह, जो उनकी जो पत्नी है नाथावती के द्वारा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। या जो इसके अलावा भी बावड़ियां है, लेकिन इस बावड़ी से का थोड़ा महत्व है। अब इससे एक प्रश्न और बन सकता है, कभी हो सकता है कभी बन जाए। यहां पर एक हाथी की जो मूर्ति है, हाथी की जो मूर्ति है वो इस तरह से बनाई गई है कि जैसे वो बावड़ी में से हाथी पानी पी रहा हो, इस तरह की मूर्ति बनाई गई। तो हो सकता है भविष्य में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सके कि राजस्थान की कौन सी बावड़ी में इस तरह की आकृति बनाई हुई है जैसे हाथी पानी पी रहा हो, या हाथी पानी पीते हुए चित्रांकन या अपने क्या कहते हैं मूर्ति किस बावड़ी के अंदर बनी हुई है। तो वो आप इस प्रश्न को देख ले। तो इसलिए ये रानी जी की बावड़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इससे और गहराई में पूछ ले कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। इसके अलावा यहां खूब सारी है। एक है अनारकली बावड़ी, चंपा बाग बावड़ी, चंपा बाग बावड़ी, और भी है बहुत सारी, सैकड़ों बावड़ियां हैं। ये कुछ फेमस बावड़ियां हैं जिनको आपको याद रखना है। इसमें से भी इसको विशेष याद रखना है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है बूंदी। कहां पर स्थित है? कौन से शहर को कहते हैं? तो बूंदी को। बावड़ियों, कुंडो व बावड़ियों का शहर कहलाता है तो बूंदी। चलिए अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस वहीं से। राजस्थान में 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? शायद मेरे हिसाब से इसका उत्तर सबको पता होगा। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? पहले तो ये 84 खंभों की छतरी किसने बनाई? तो वही अनिरुद्ध के धा भाई, अनिरुद्ध के धा भाई देवा ने इसका निर्माण करवाया। किसने इसका निर्माण करवाया? अनिरुद्ध के धा भाई देवा ने इसका निर्माण करवाया। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अनिरुद्ध के भाई देवा ने इसका निर्माण करवाया। किसको समर्पित है? शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। ये जो छतरी है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। चलिए
तो 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? वही जगह अनिरुद्ध से आपको पता चल गया होगा, ये कहां पर स्थित है? बूंदी में। ये भी कहां पर स्थित है? बूंदी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार पूछा गया है कि कहां की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? कहां की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध पूछा है, कहां की हवेलियां भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है? इस जगह का एक शहर, ये जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का एक शहर है नवलगढ़। नवलगढ़, इसे हवेलियों का नगर कहा जाता है। हवेलियों का नगर कहा जाता है। शहर है नवलगढ़, जिसे हवेलियों का नगर कहा जाता है। अब नवलगढ़ से लगभग आपको पता चल गया होगा कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो वो है शेखावाटी। भित्ति चित्रों के लिए जो हवेलियां प्रसिद्ध है वो कहां की प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण कला के लिए तो वो प्रसिद्ध है शेखावाटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है मिलान वाला। एक जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में एक कंफ्यूजन था। प्रकाश मंदिर और प्रताप मंदिर। प्रताप मंदिर, मैंने प्रकाश मंदिर को ही प्रताप मंदिर नहीं बताया। मैंने ये कहा था कि कुछ किताबों में आपको इस प्रकाश मंदिर की जगह पर प्रताप मंदिर नाम भी मिल सकता है, मतलब क्रम में। तो मैंने क्रमशः नहीं बताए थे, जो नाम थे 5, वो 5 आपको नाम बताए थे। इस प्रश्न को का उत्तर जो है ये आपको आप देख ले, कमेंट आया था जो वीडियो है उसके नीचे, तो उस कमेंट को मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं आपको कि वो प्रकाश मंदिर ऑब्लिक प्रताप मंदिर लिखा था मैंने, न प्रताप मंदिर डायरेक्ट लिया, न प्रकाश मंदिर। प्रताप मंदिर लिखने का कारण यह था कि कुछ किताबों में आपको ये प्रताप मंदिर, प्रकाश मंदिर के स्थान पर प्रताप मंदिर लिखा मिल सकता है। तो ये आप क्लियर रखें। चलो इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम्मिलित कीजिए जैसलमेर, कोटा, जयपुर और उदयपुर, ये इनकी छतरियों से संबंधित है। कौन सी छतरी कहां पर, किसकी छतरी कहां पर स्थित है? सम्मिलित कीजिए कौन सी छतरी कहां पर स्थित है, किससे संबंधित छतरी कहां पर स्थित है, सम्मिलित कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसलमेर, जैसलमेर की छतरियां कहां पर है? तो बड़ा बाग में। फिर कोटा, कोटा की छतरियां कहां पर है? छत्रविलास, या इसे सार बाग भी कहा जाता है। सार बाग, छत्रविलास या इसे सार बाग भी कहा जाता है। फिर जयपुर, जयपुर की छतरियां कहां पर है? तो गैटोर में। उदयपुर, उदयपुर की छतरियां कहां पर है? तो आहड़ में। यानी ए का दूसरा, ए का दूसरा सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। इसका मतलब यह आंसर इसका हो गया बी। इसका जो आंसर हुआ वो बी हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं अभी बता दूंगा ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है। कि चांद बावड़ी कहां स्थित है? चांद बावड़ी कहां स्थित है? आप वापस यही वही बात आएगी प्रश्न में, जब मैं बता रहा हूं तो आप वापस वही बात आएगी। आप ध्यान रखें, इस चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो मिहिर भोज, मिहिर भोज, या उसी को, मिहिर भोज को ही चांद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चांद। तो उन्हीं के नाम पर यह चांद बावड़ी है। ये भी याद रखें आप, सिर्फ चांद बावड़ी, चांद को याद नहीं रखे, हो सकता है ऑप्शन में मिहिर भोज दे दे केवल। निकुंभ चांद इनको कहा जाता था। सिर्फ यही याद रखे कि मिहिर भोज और चांद ये दोनों एक ही है। तो इस बावड़ी के नाम से अगर मान लो ये पूछ ले कि चांद बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, और ये अगर ऑप्शन में नहीं आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये कहां पर स्थित है? आभानेरी। आभानेरी कहां पर स्थित है? आभानेरी। आभानेरी कहां पर आया हुआ है?
दौसा में। अब अंधेरी कहां पर आया हुआ है? दौसा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? पहले तो ये मूसी महारानी कौन थी? तो बख्तावर सिंह की मूसी रानी, बख्तावर सिंह की मूसी रानी के नाम पर या ऑब्लिक स्मृति में, इन दोनों की स्मृति में, दोनों की स्मृति में किसने बनाई है? तो विनय सिंह। किसने बनाई? विनय सिंह। किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो इसका विनय सिंह। यहां पर हिंदू इस्लामिक दोनों जो शैली है, निर्माण शैली है, उसका उदाहरण मिलता है। इसी मूसी महारानी की छतरी में आपको बख्तावर सिंह से संबंधित कुछ स्मृतियों के चित्र जो है वो मिलते हैं। इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मूसी महारानी कौन थी? तो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी। किसने निर्माण कराया? विनय सिंह ने। हिंदू और इस्लामिक दोनों जो शैली है मंदिर निर्माण की, छतरी निर्माण की, उन दोनों शैलियों का जो मिश्रण है इस छतरी में उपलब्ध है। और ये कहां पर स्थित है, इससे संबंधित बस सारे क्वेश्चन जितने भी है वो क्लियर आपके। ये कहां पर स्थित है? तो बख्तावर सिंह, विनय सिंह से आपको पता चल गया होगा ये कहां पर स्थित है? अलवर में। कहां पर स्थित है? अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? तो अलवर में। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स प्रश्न। मतलब अपन जो फेमस हवेलियां है उनको पढ़ लेते हैं, उनका ध्यान भी रहता है अपने को, कौन सी कहां है, कौन सी कहां है। बावड़िया भी अपन फेमस पढ़ लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है, जब भी किसी भी परीक्षा में आउट ऑफ द बॉक्स जो प्रश्न आएगा, वो प्रश्न जो बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ते हैं उनके ही वो राइट होने की संभावना रहती है। तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया है कंपटीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रसिद्ध दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? राजस्थान में प्रसिद्ध दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वो जो रेगुलर प्रश्न है 84 खंभों की वगैरह, वो सारी जो है वो रेगुलर प्रश्न है, तो लगभग सभी इसका उसका आंसर बता सकते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन होता है। तो इसका जो उत्तर क्या होगा? दर्रा कोटा में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, जैसलमेर में या सुजानगढ़ चूरू में। ये जो बनी हुई है, ये जो स्थित है, ये स्थित है आपके सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? कौशिक राम का कुंड, बाटुंडा का कुआं, रानी जी की बावड़ी, देवयानी कुंड। तो रानी जी की बावड़ी तो अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो रानी जी की बावड़ी तो है ही नहीं। इसके अलावा जो है वो है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शायद लगभग सभी बता देंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर है बाटुंडा का कुआं। ये कहां पर स्थित है? आप इसमें दोनों याद रखें, ये वर्तमान में बालोतरा में है, वर्तमान में बालोतरा में है, और पहले ये कहां पर था? बाड़मेर में। कहां पर था? बाड़मेर में। कईयों के दिमाग में, कईयों को यह भी लगता होगा कि हमको पता है कि भाई कौन सा, यहां समस्या नहीं आएगी। जहां से किसी एक जिले से टूटकर अगर जिला बनाए तो उसमें समस्या आपके नहीं आएगी। समस्या आएगी जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जहां से टूटकर 2 या 2 से ज्यादा जिले बने, वहां आपको समस्या आएगी कि कौन सा कहां पर गया, केकड़ी में गया है, ब्यावर में गया है, अजमेर में ही रहा है या कहीं और चला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको दोनों जिले याद रखने जरूरी है कि वो वर्तमान में कहां पर है नए जिलों के अनुसार, और पुराने जिलों के अनुसार वो कहां पर स्थित है।
ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कमेंट आ जाता है कि भाई ये यहाँ, तो आप दोनों चीजें ध्यान रखें, पहले कहाँ था और वर्तमान में कहां पर है, तो दोनों आपके कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। पहले ये ध्यान रखें पहले कहां पर था, ये आप एकदम क्लियर करें, फिर उसके बाद वो ये ध्यान रखें कि वर्तमान में ये कहां पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, कागा की छतरिया किस स्थान से संबंधित है? कागा की छतरिया किस स्थान से संबंधित है? कागा की छतरिया किस स्थान से संबंधित है? अभी देखो अपन ने अभी देखी है कोटा में, कोटा की तो अपन ने अभी देखी है जस्ट, शारबाग, शारबाग या छत्र विलास, छत्र विलास, कोटा की अभी देखी है, जयपुर की भी अभी देखी है, जयपुर की क्या, गेटोर। चलो अब दोनों रहे भरतपुर या जोधपुर, तो कागा की जो छतरिया है, कागा जो स्थान है, छतरियों से संबंधित स्थान है, वो कहां का प्रसिद्ध है, तो वो है, या कहां से संबंधित है, तो वो है जोधपुर से संबंधित। कहां से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रश्नों में आपको मैं एकदम क्लियर कर दूं, इन प्रश्नों में छतरी कहां पर स्थित है, लगभग वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छतरी कहां पर स्थित है और गहराई से पूछा जाता है, तो या तो उसकी कोई यूनिक विशेषता है, जैसे अपने रानी जी की बावड़ी के बारे में पढ़ी, या तो उसकी कोई यूनिक विशेषता होनी चाहिए, या उसका निर्माण करता। इससे ज्यादा गहराई में प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। तो अब क्या पूछ सकते हैं, या तो उसका निर्माण, या उसके निर्माण का सन, बहुत मुश्किल संभावना है, उसका निर्माण किसने किया, या उससे संबंधित कोई यूनिक विशेषता है, तो नहीं तो फिर आरएस मेंस के लिए आपको लिखने के लिए 20 शब्दों में अगर प्रश्न पूछा जाए, जैसे मुंशी महारानी की छतरी है, तो उसमें आपको 4 लाइनें 10 लाइनें जो भी है, वो 50 शब्दों का है तो 50 शब्दों के हिसाब से, तो वो आपको तैयार करना जरूरी है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम है, उनमें लगभग संभावना इन्हीं प्रश्नों से बनती है। चलिए, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस जिले में स्थित है? सारे क्वेश्चन क्लियर, इसमें इससे संबंधित, इस छतरी से संबंधित सारे क्वेश्चन क्लियर। देखो पहले तो यही प्रश्न कि 12 खंभों की छतरी किसकी है, इंपोर्टेंट। दूसरा, पृथ्वीराज की छतरी कितने खंभिया छतरी है, ये भी क्लियर। और तीसरा इससे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है, वो यही क्वेश्चन जो मैंने बनाया है कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है, किस दुर्ग में या किस किले में स्थित है। चलो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, गोगुंदा किले में स्थित है, जैसलमेर किले में स्थित है, या कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है पृथ्वीराज की? इसका जो आंसर है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। अब देखो, अब इससे क्या प्रश्न निकालोगे, कोई प्रश्न, वही हो गया पृथ्वीराज 12 खंभों की किसकी छतरी है, पृथ्वीराज की, और कहां स्थित, ये कुंभलगढ़। 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इसी एक प्रश्न में क्लियर आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवों की हवेली, इसको एक शब्द और इसमें कई बार, पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली, पटुओं की हवेली कहां स्थित है, जैसलमेर, सीकर, चूरू या बूंदी? पहले तो पटुओं की हवेली क्या है, क्या कैसे, क्या इसके बारे में देखते हैं। तो ये 1805 के आसपास, 1805 के आसपास गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों द्वारा, गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये लगभग आरबीएससी में लिखा हुआ है 50 वर्ष में ये तैयार हुए थे। कितने वर्ष में तैयार हुए थे? 50 वर्ष में। 1805 में गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों द्वारा लगभग 50 वर्ष में, ये प्रश्न संभावना कम बनती है, 50 वर्ष में इनका निर्माण किया गया था। पटुओं की हवेली या पटुओं की हवेली, गुमान चंद पटुआ के नाम से ही इनका नाम, इन हवेलियों का नाम है पटुआ की हवेली। जैसलमेर की, आंसर भी आ गया, जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत हवेलियां है, सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत हवेली है ये जैसलमेर की। अगर ये प्रश्न पूछा, वर्तमान में तो वो नहीं है,
थोड़ी सी स्थिति सही है, बाकी स्थिति खराब है। बाकी जैसलमेर की सबसे खूबसूरत या सबसे अच्छी या सबसे बड़ी जो हवेली है वो हवेली यही पटुआ की हवेली है। किसने बनाई? तो गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्रों ने। क्लियर? 1805 के आसपास। तो ये कहां पर स्थित है? ये उत्तर अपने पहले ही डिस्कस कर दिया। तो ये कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाभाई कुंड जो विपरीत पिरामिड, ये प्रश्न एसडीटी पूछा गया था। दाभाई कुंड जो विपरीत पिरामिड के आकार का है, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, जेल कुंड भी कहा जाता है, कहां स्थित है? दाभाई कुंड विपरीत पिरामिड के आकार का है, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, कहां स्थित है? दाभाई कुंड जैसलमेर में, बूंदी में, कोटा में या धौलपुर में? जैसलमेर में, बूंदी में, कोटा में या धौलपुर में? इसमें अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये कहां पर स्थित है? बूंदी में। कहां पर स्थित है? बूंदी में। बूंदी को क्या कहा जाता है? वही बावड़ियों या कुंडों का शहर, स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। इसमें कोई व्याख्या नहीं है, व्याख्या होगी तो मैं जरूर करवाऊंगा उन प्रश्नों में। इससे 2 प्रश्न बनते हैं, दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने। सेठिया की हवेली, सेठिया की हवेली कौमा गुलेछा की हवेलियां कहां पर स्थित है? सेठिया की हवेलियां और गुलेछा की हवेलियां कहां पर स्थित है? चलिए बताइए। बीकानेर में, जैसलमेर में, फलोदी में या उदयपुर में? सेठिया की हवेलियां या गुलेछा की हवेलियां कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, बीकानेर में स्थित है, फलोदी में स्थित है या उदयपुर में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है बीकानेर। कहां पर स्थित है? बीकानेर, सेठिया की हवेली। इस बीकानेर को 1000 हवेलियों का, 1000 हवेलियों का शहर, इस बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहते हैं। बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहते हैं। देखो अब 3 क्वेश्चन है। सिटी ऑफ बेल्स, स्टेप वेल्स, सॉरी, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का नगर बूंदी। हवेलियों का नगर पूछा जाए तो नवलगढ़, झुंझुनू। और 1000 हवेलियों का शहर अगर आपको या 1000 हवेलियों का नगर पूछा जाए तो उसका आंसर राइट होगा बीकानेर। उसका आंसर जो राइट होगा वो होगा बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ किस राज्य, अपने राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है वो भी आप देख ले। तो दुर्गादास राठौड़ का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है? तो वो मारवाड़ रियासत से। किसके समकालीन थे, लगभग किनके साथ रहे? तो वही अजीत सिंह के, ज्यादा समय तक अजीत सिंह जी के साथ रहे। अजीत सिंह जी को शासक बनाने में भी इनका योगदान रहा, इनका श्रेय रहा इनको। और वीर दुर्गादास की छतरी कहां पर स्थित है, इनके बारे में और जब इतिहास की क्लास होगी तो बहुत और डिस्कशन करेंगे और व्याख्या उनके बारे में और ज्यादा जानेंगे अपन। तो वीर दुर्गादास या दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है एमपी में। एमपी में कहां पर? उज्जैन। कहां पर? उज्जैन, सिप्रा के किनारे स्थित है उज्जैन में। एमपी में कहां पर स्थित है? उज्जैन में। चलिए अगला प्रश्न। जोधपुर में राजाओं की छतरियों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जोधपुर में राजाओं की छतरियों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। देखो मैं आपको एक बार वापस इसके बारे में, इस क्लास के बारे में बताता हूं, इसके बाद एक क्लास और लेंगे इसकी।
मैं पूरी एक स्लाइड डाल के सारी एक साथ बता सकता था, लेकिन वो बताने से कोई मतलब नहीं है। आपको प्रत्येक का प्रश्न बना के किस पैटर्न से किस पैटर्न से उसको पूछा जा सकता है उस तरह से बताकर आपको वो प्रश्न सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके जो मेरे द्वारा बात बताई गई है या जो प्रश्न का उत्तर है वो आपको याद रहे, ध्यान रहे। तो इसलिए ये प्रश्न है। इसके अलावा जो भी जितने भी बचे हुए हैं उन प्रश्नों के ऊपर भी अपन क्वेश्चन तैयार करके, और हो सकता है कुछ में व्याख्या ज्यादा हो, कुछ में व्याख्या कम हो, तो उन प्रश्नों को तैयार करके आपके लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, जोधपुर के राजाओं की छतरियों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जोधपुर के राजाओं की छतरियों और उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। हाँ, क्लास जो है उसको मैं पहली क्लास लगभग 42-43 मिनट की थी। मैं कोशिश कर रहा हूं प्रश्नों की संख्या के हिसाब से लगभग आपके 30-35 मिनट की क्लास हो जाए, ताकि आपके 15 के साथ 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन और लगभग 30-35 क्वेश्चन का रिवीजन, एक प्रकार से रिवीजन। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब आप इन टॉपिक को पढ़ोगे या इन टॉपिक को देखोगे तो वो उस टॉपिक से संबंधित जितना भी मैटर है, जो भी आपने आज दिन तक पढ़ा है, वो सारा वापस याद हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। इसलिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट है। रिवीजन क्लासें या जो अपन मल्टीपल चॉइस की जो क्लासें लेते हैं या जो ऑब्जेक्टिव वाली क्लासें अपन सुनते हैं या देखते हैं, वो क्लासें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक प्रश्न अगर अपन सॉल्व करेंगे तो उस एक प्रश्न के पीछे जितने भी प्रश्न है, अपन ने उस चीज के बारे में जितना जो कुछ पढ़ा हुआ होता है, एक बार वापस अपने रिकॉल हो जाता है। इसलिए ये मल्टीपल चॉइस की जो क्वेश्चन की जो अपने क्लासें हैं, वो क्लासें आप अटेंड करें, देखें, तो इससे आपको आपके वो जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको एज ए रिवीजन हो जाता है। जैसे मंदिर पढ़े तो मंदिर की 3 क्लासें रेगुलर रही, तो आप में से कई या लगभग सभी ने मंदिर से संबंधित एक बार वापस देखा होगा, रजिस्टर खोल के वो जो बुक है वो खोल के आपने देखी होगी कि कौन सी चीज ऐसी है जो मेरे रह गई थी या मैंने तैयार करनी रह गई या मुझे और तैयार करनी चाहिए, वो आपने देखी। उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक था महल वाला, तो उसमें भी जो जो रह गए वो आपने कवर कर लिए। अब जैसे ये छतरिया बावड़िया और ये होगी तो एक बार रिकॉल हो जाएगा, तो पूरा एक आपका दोहरान या रिवीजन हो जाएगा। इन क्लासों को लगाने का, ओपीडी पर इन क्लासों को लगाने का या ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आधार पर इन क्लासों का लगाने का कारण एक ही है कि आपके द्वारा पढ़ा हुआ आप वापस रिकॉल कर सके, इसलिए इन क्लासों को लगाया गया है। तो आप दोहरान के लिए इन क्लासों का जो प्रयोग है वो जरूर करें, नहीं तो ये पूरा पढ़ा दे तो वापस वो की वो बात है। अब दोहरान रिवीजन उसी तरीके से होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और क्वेश्चन को देखोगे तो उससे संबंधित जितनी भी थ्योरी है, जितना भी विवरण है, वो व्याख्या है, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर में राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जोधपुर में राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है जसवंतथड़ा, फलोदी, मंडोर या ओशिया। जसवंतथड़ा, फलोदी, मंडोर या ओशिया। इसका जो राइट आंसर है वो है मंडोर। जोधपुर में जो राजाओं की छतरिया और जो उद्यान है उनके लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है मंडोर। बागान, उद्यान खूब सारे हैं मंडोर, तो ये जो स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, वो है मंडोर। चलिए आज की क्लास में इतना ही है। आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले इस प्रश्न को सॉल्व करवाने से पहले जो बात कही है वो बात इसी बेस पर है। आप लोगों ने कई ने कमेंट में पूछा भी है कि आप अगली क्लास किसकी आएगी उसके बारे में आप जरूर बताएं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इस टेलीग्राम चैनल पे एक दिन पूर्व ही आपको, लगभग 2 दिन पूर्व ही आपको इस क्लास के बारे में बता दिया जाता है कि अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इससे संबंधित होगी। तो वो टॉपिक आप पढ़ के आए, देख के आए, तो आपके एकदम फास्ट जो रिवीजन है वो आपको टॉपिक वापस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और ये अद्वितीय कलेक्शन जो है, संकलन जो है वो जीजीडी फैक्ट 1 से 250 तक, इसमें जो जितने भी हैं नक्शे, ग्राफिक्स वगैरह, बिल्कुल पूरी टीम के द्वारा आपके लिए अनवरत पूरी मेहनत की जा रही है। पूरी तरह से डेडिकेटेड टीम है और आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने की, अच्छा से अच्छा जो कंटेंट है आपको देने की का प्रयास किया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।